अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, हम सभी बचपन से ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि तालीम एक ज़ेवर है और तालीम के बगैर इंसान एक मुआशरे का बाशऊर हिस्सा नहीं बन सकता है। तालीम ही वो ज़रिया है जिसने मगरबी ममालिक को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल किया है और तालीम की कमी ही की वजह से पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो उस तरह से हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते जैसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक आगे बढ़ गए। आज दुनिया भर में नाज़रीन तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि तालीम इस वक्त किसी भी मुल्क की तरजीहात में शामिल है। तालीम की अहमियत की बात हो रही है तो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से बेहतर तौर पर ये अहमियत उजागर होती है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े, यानी जितनी भी एफर्ट करना पड़े कीजिए, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। इस्लाम ने नाज़रीन तालीम पर इतना ज़ोर दिया कि जब ग़ज़वा बदर के मौके पर काफिर कैदियों के पास रिहाई का कोई ज़रिया नहीं था तो मुसलमान बच्चों को तालीम देने के एवज़ उन्हें रिहाई दी गई थी। इस बात का ऐलान किया गया था। जनूबी अफ्रीका के इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला की बात करें तो वो कहते थे कि तालीम एक ऐसा ताकतवर हथियार होता है जिसके ज़रिए से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने जेल में भी तालीम जारी रखी। 30 साल उन्होंने जेल काटी और अपने अल्फाज के ज़रिए अपने मुल्क की तकदीर बदल डाली और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन रहनुमा बनकर उभरे और इसी लक़ब के साथ इस दुनिया से रुखसत भी हुए। वैसे हम जानते हैं कि तालीम वैसे तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना एक बाशऊर कौम का अक्कास होता है। फ्रांस के इनकलाबी सिपा सलार नेपोलियन ने एक मौके पर कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। और आजकल की दुनिया में ये बिल्कुल सच और हकीकत बात लगती है। लेकिन इस वक्त यहाँ इस मौके पर मैं जिक्र करना चाहूँगी अफ़गानिस्तान का, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं नाज़रीन वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। 1.5 साल से बच्चियों और ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है और तालिबान हुकूमत अपनी कौम को पत्थर के ज़माने में वापस लेकर जा रही है। यही वजह है कि रवां साल अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्ल्ड एजुकेशन का जो आलमी दिन है उसे अफ़गानिस्तान की तालिबात के नाम किया है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क में एक तालीमी निसाब नहीं है। इस पर बहुत अरसे से बहस भी चल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में मयारी तालीम की कमी की शिकायत भी की जाती है, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में स्कूल की फ़ीस इतनी होती है कि गरीब और मुतवस्सत तबका इतनी महंगी तालीम अपने बच्चों को दिलवाने का सोच भी नहीं सकता है। अच्छी और मयारी तालीम हासिल करना हर शहरी का हक़ ज़रूर है, लेकिन वजह क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीमी मयार इतना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक पैकेज दिखाते हैं, फिर हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में तालीमी शोबे के अंदर जो इतने सारे मसाइल हमें दिखाई देते हैं उनकी वजूहात क्या हैं और क्या उनका तदारुक मुमकिन है। पहले रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में आज वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने रवां साल मनाए जाने वाले यौम तालीम को अफ़गानिस्तान की तालिबात के नाम कर दिया है। इदारे ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि तालीम के आलमी दिन के मौके पर अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों को याद दिलाएं कि उन्हें अफ़गान लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त देने की ज़रूरत है। 2015 में आलमी इदारों की जानिब से तालीम के फ़रोग़ के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाया गया था। 24 जनवरी 2019 में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहली बार मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में अमन और तरक्की में तालीम के किरदार को समझा और पढ़ाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने भी इस दिन के मौके पर तालीम को अव्वलीन तरजीह बनाने और इंसानी वसाइल में सरमायाकारी करने पर जोर दिया है। It has always been shocking to me that education has been given such a low priority in many government policies and in international cooperation instruments. Now is the time for all countries to translate their summit commitments into concrete actions that create supportive and inclusive learning environments for all students. आलमी इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि 77 करोड़ 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। इकनॉमिक सर्वे 2022 के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी के तनासुब से कुल शरह खानदगी 62.8% है, जबकि देहाती इलाकों में 54% और शहरी इलाकाजात में 77.3% है।
پاکستان میں اب بھی 6 کروڑ سے زائد ایسے افراد ہیں جو پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ پاکستان کے آئین کے شق 25A کے تحت بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ صرف تعلیم کی فراہمی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک جیسی معیاری تعلیم کی فراہمی کا ہے۔ براعظم افریقہ میں 18 سال سے کم عمر افراد میں سے صرف 50% پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جبکہ جنوبی امریکہ اور یورپی ممالک میں شرح خواندگی 90 سے 100% تک ہوتی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی تنظیم یونیسیف نے 102 ملکوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے قومی تعلیمی فنڈ سے کم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکومتیں ان بچوں پر خاطر خواہ سرمایہ کاری نہیں کر رہی ہیں جن کو تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل کے مطابق غربت میں رہنے والے بچوں کو اسکول تک رسائی حاصل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے اور اعلیٰ سطح کی تعلیم میں بھی ان کی نمائندگی کم ہے۔ کرونا کی وبا آنے سے پہلے بھی دنیا بھر میں تعلیمی نظام بڑے پیمانے پر بچوں کو ناکام بنا رہے تھے، لیکن اس وبا کے بعد بچوں میں سیکھنے کی صلاحیتیں مزید خراب ہوئی ہیں۔ یونیسیف کے جائزے کے مطابق اس وقت عالمی سطح پر تمام 10 سال کے بچوں میں سے 2/3 ایک سادہ تحریر کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی، وجوہات کیا ہیں، کیوں اتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور ان وجوہات کا تدارک کیا ہے، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ جو سارے تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل ہیں یہ ہم جانیں گے جی۔ ماہرین تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ عثمان صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، ماہر تعلیم ہے۔ سید اشتیاق گیلانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، صدر ہیں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز کے، CEO ہیں ایک NGO کے جس کا نام ہے یو گڈ، اور یہ جو NGO ہے اور یہ جو کمیٹیز ہیں یہ کام کرتی ہیں خاص طور پر چائلڈ پروٹیکشنز کو لے کر اور چائلڈ پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کو لے کر۔ دونوں شخصیات کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم آمنہ صاحبہ۔ میم آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ اشتیاق گیلانی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے سر؟ مہمانوں تک آواز نہیں جا رہی جی، کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو ہم حل کریں، لیکن بات ہم کر رہے ہیں جی آج دنیا بھر میں تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی اگر کوئی فرق ہے جانوروں کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں، تو جو چیز ہمیں یہ فرق سمجھاتی ہے، ہمیں بتلاتی ہے، ہمیں جو گزری ہوئی قومیں ہیں، جو قومیتیں ہیں، جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور ہمیں آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے۔ ہمیں ہنر بھی بہت سارے اگر سیکھنا ہوتے ہیں، اگر ہم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہنر سیکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ ہمیں اپنا مستقبل کیسا بنانا چاہیے، کس طرح سے بنانا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم تعلیم کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسے ہے جو تعلیم کے حصول کے لیے اسکولوں کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ وجوہات کیا ہیں سید اشتیاق گیلانی صاحب سے جانتے ہیں، اگر وہ مجھے سن سکتے ہیں ابھی۔ اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ اب اشتیاق صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میرے خیال میں جب ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، یہ جو بھی آڈیو کے ایشوز آ رہے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، پہلے ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔ بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے۔ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے، انرجی کرائسس۔ بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے، گھر چلے، دفتر چلے، ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ایک یونٹ، ایک ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ
बिजली बनाने से कम नहीं है. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? नया है जज्बा। इसका मतलब कि बच्चों ने मुझसे छुपा के दूसरी शादी कर रखी है। इसके बाप का पता तो डायरेक्ट उसके पास ना ले जाता। इसमें कहाँ ढूंढूं मैं? अरे ढूंढना कहाँ है, बाहर बैठा हुआ है। वैसे अदा सही है, बिल्कुल आपका बचपन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मैं एक बार फिर छोटा हो गया। अरे बाबा सीमा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मैंने, अब जो कुछ भी सुनाना है ना वकील के सामने सुनाना। लाइए दीजिए। क्या लाए भाई? खुला नामा? अरे मैं आपको खुला क्यों दूंगा? मेरा नाम शकील है। मगर अभी तो आप कह रहे थे मैं वकील हूँ। जी मैं वकील हूँ। लेकिन अभी तो आपने बोला कि शकील है। अरे बाबा जानी तमीज से बात करो बाबा, मैं तुम्हारा साहब हूँ। साहब नहीं तू सांप है, और वो भी आस्तीन का। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे। खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है, सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों? वेलकम बैक जी। दुनिया भर में मनाया जा रहा है तालीम का दिन। तालीम की अहमियत उजागर करने के लिए वो सारे बच्चे जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें किसी तरह स्कूल तक पहुंचाया जा सके, पढ़ाया जा सके, तालीम दी जा सके, तरबियत की जा सके, ये एफर्ट की जा रही है ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, यूनिसेफ की जानिब से, बड़े बड़े इदारों की जानिब से। लेकिन क्या ये एफर्ट्स इस तरह से बराबर हो सकती हैं? क्या हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिशें नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ चंद इदारों तक ये सारी जिम्मेदारी जो है उसको महदूद कर दिया जाना चाहिए? सारे सवालात के जवाब जानेंगे। सैयद इश्तियाक गिलानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं जी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ के, NGO है यू गुड, उसके CEO भी हैं, और सारे मामलात जो हैं बच्चों को लेकर, बच्चों की तालीम को लेकर, उसको पाकिस्तान के अंदर देख रहे होते हैं ये जो कमेटीज़ हैं जिनकी ये सरबराही कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। इश्तियाक साहब, आई होप कि अब आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी सुन पा रहा। अच्छा इश्तियाक साहब, पहले तो ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि 5 से 16 साल तक की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख बच्चे पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन या तो वो हमें किसी वर्कशॉप पर काम करते दिखाई देते हैं, या किसी ढाबे पर हम जैसे लोगों के आगे चाय लेकर, खाना लेकर आ रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं किसी सड़क किनारे हमें भीख मांगते दिखाई देते हैं। वजह क्या है सर इसके? बस यही देखना चाहिए कि इनकी इतनी ह्यूज नंबर जो है, जो बच्चों का है आउट ऑफ स्कूल है,
तो देखेंगे रीजन क्या, रीजन बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी रीजन तो पॉवर्टी है और दूसरी बड़ी रीजन जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि जितने हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं आप देखें कि उनके स्ट्रक्चर, उनका टीचर्स ट्रेनिंग और उनकी जो बहुत सारी जो होते हैं कि फॉर फ्लंग एरियाज में होते हैं, तो इनमें बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से स्कूल ही जा पा रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली पेरेंट का एटीट्यूड भी इसमें बहुत अहम करता है। फिर उसके बाद जो टीचर्स होते हैं उन पर बड़ा डिपेंड करता है कि उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है कि इंस्टेड ऑफ कि आप उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें बच्चों के साथ, तो वो जो टीचर्स हैं उनके साथ वो सलूक नहीं करते, उनको मारपीट करते हैं जिसकी वजह से डर जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि जब बच्चे घर आते हैं तो वहाँ बच्चा बताता है पेरेंट्स को कि मुझे इस तरह टीचर ने मारा है, तो वो ऊपर क्या होता है कि वो पेरेंट भी बच्चे को इस तरह ना वो ब्रूटली जो है ना कि वो भी कॉर्पोरल पनिशमेंट अंदर आते हैं जो जब पेरेंट भी बच्चे को मारते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी रीजन हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे जो आउट ऑफ स्कूल है, आप देखें कि बच्चे स्कूल जाने की बजाय अगर आप सुबह देखें तो बच्चे फैक्ट्रियों में, कारखानों में, यहाँ पे गैस स्टेशन में, वर्कशॉप में जा रहे होते हैं। तो हम कहते तो ये है कि इसकी बहुत जो मेन रीजन है पॉवर्टी रीजन है। उसके पार्टी के साथ साथ हम देखेंगे हमें एज ए पेरेंट, हमें एज ए सिटीजन या हमें एज ए गवर्नमेंट अदारा हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान में जो आइन है आर्टिकल 25 है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। आइन इस चीज की तस्दीक करता है कि बच्चा जो है 5 से 16 साल का बच्चा है वो मस्त स्कूल में जाएगा, चाहे वन वे नदर, चाहे उसको प्यार से भेजें चाहे उसको डांट के भेजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अभी तक अपनी एक्ट तो बन चुका है, लेकिन एक्ट बनने के बाद इसके रूल्स नहीं बने। जब भी कानून साजी बनती है, एक्ट बनता है तो उसके बाद ऑब्वियसली उसके रूल्स बनते हैं, उसकी रिसोर्स एलोकेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है। तो इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से ये इसको सीरियस ना लेने की वजह से अब तक क्या है कि हम देखेंगे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। अब बच्चे को हम स्ट्रीट पे देख रहे हैं, बच्चे बैगिंग कर रहे हैं, बच्चे किराए में एंगेज हैं, बच्चे जो है कि सेक्स में अब्यूज हो रहे हैं, बच्चे ट्रैफिक में एंगेज हो रहे हैं, छोटे बच्चों की कम उम्री में शादी हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लिंक करते हैं कि जब आप बच्चा स्कूल में नहीं है। अब देखेंगे अगर बच्चा स्कूल में है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियस हो जाए और मेक श्योर करे कि बच्चा जो है वो स्कूल में हो, 5 साल से 16 साल का बच्चा, हम तो कहते हैं कि जो यूएनसीआरसी की डेफिनेशन है एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 इज अ चाइल्ड, तो हम तो ये कहते हैं कि 18 साल हो एज होनी चाहिए, ना कि 16 ईयर्स। लेकिन चले हम इसको भी मान लेते हैं कि 5 से 16 साल का बच्चा जो है वो स्कूल हो। तो अब अगर हम देखें कि सिटीजन जब हम बाहर जाते हैं तो यूल सी के बच्चे हर जगह आपको मिलेंगे, आपको मार्केट मिलेंगे, चौराहे में मिलेंगे, आपको सड़क में मिलेंगे, आपको भीख मांगते मिलेंगे। नहीं, लेकिन इश्तियाक साहब जब सरकार से बात की जाती है, गवर्नमेंट से बात की जाती है, तो उनके पास तो एक वाजे जवाब मौजूद है और किसी हद तक वो सही भी दिखाई देता है कि जिस तरह से बच्चों को अब किताबों की फराहमी जो है वो भी बिल्कुल मुफ्त है, कोई दाखिला फ़ीस नहीं है जब बच्चा स्कूल जाता है, कोई माहाना फ़ीस उनसे नहीं ली जा रही है, वालिदैन को तरगीब दी जा रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं सरकारी जिनके अंदर अब कैमरास भी नस्ब किए गए हैं कि वहाँ पर ये जो मारपीट का सिस्टम है ये ना हो, असातिज़ा की तरबियत भी की गई है। हमारी अपनी आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी बनती है, मैं आप हम जैसे बहुत सारे लोग जब बहुत सारे सिग्नल्स पर ऐसे बच्चों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उनके माँ बाप तक पहुँचा जा सके, कानून का सहारा लिया जा सके, उनको किसी तौर मजबूर किया जा सके कि वो अपने बच्चे को स्कूल के अंदर भेजें। और क्या कहीं पर आप चूंकि एक एनजीओ भी चला रहे हैं, इस बात पर गौर किया जा रहा है क्योंकि पावर्टी इसकी ज़्यादा बड़ी वजह है, गुर्बत इसकी ज़्यादा बड़ी वजह है, तो ठीक है माँ बाप को कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा रहा हो कि अगर उनका बच्चा, ज़ाहिर है बच्चों को इससे ज़्यादा तो यहाँ पर जो बिगाड़ मैं उसको कहूँगी जो कर रहे होते हैं, जो मेहनत वो कर रहे होते हैं ढाबों पर या किसी के घर के अंदर, 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा उनको माहाना मिलता भी नहीं है छोटे बच्चे को। तो अगर ये पैसे उनके माँ बाप को दे दिए जाएं, फिर कहा जाए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है इससे? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आइन में मौजूद है ना, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज भी बड़ी वाजह है कि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो उसको स्टाइपेंड मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिसोर्स एलोकेशन है। उसमें क्या होता है कि पेरेंट इनकरेज होते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम के जाओ भीख मांगो, बाहर किसके में काम, वर्कशॉप में काम करो, तो पेरेंट भी थोड़े से सेंसिटाइज होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली
ایز یو سیڈ کہ یہاں پہ خالی ہم گورنمنٹ کے اوپر بلیم نہیں کرتے, یہ ہماری ایز اے پیرنٹ بھی ہماری نیگلیجنسی ہے, ایز اے سول سوسائٹی بھی اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے, مل کے کرنا چاہیے کہ آبویسلی جو بچے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بچوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں اسٹیٹ میں ہیں یا کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے. اب ہم اسلام آباد کی بات کریں تو گورنمنٹ کے بہت اچھا ایک اور انیشیٹو ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کو 15 زون میں ڈیوائڈ کر دی ہے, اور ہر زون میں انہوں نے ڈفرینٹ والنٹیئرز کو پروموٹ کیا, اور اس میں انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, کمیٹی نوٹیفائی بھی کر دی. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس گولڈا کمیٹی مین کے G11 F11 پورا گولڈا کی جو پورا علاقہ بھی میرے پاس ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہی ہے تو کیپ این آئی کہ کہیں پہ بھی آپ بچہ دیکھتے ہیں تو اس کی وائلیشن ہوتی ہے یا کسی چیز میں بچہ انگیج ہوتا ہے تو ہم رپورٹ کرتے ہیں. اس میں ساتھ ہمارے جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, DCO آن بورڈ ہے, گورنمنٹ کے کچھ ادارے آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ. تو ہم بالکل لاسٹ منتھ یونیسیف نے ہمیں 5 days کی ٹریننگ دی تھی کیس مینجمنٹ اور ریفرل سسٹم کی. تو اس میں پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیس جو ہم نے دیکھنا ہے پہلے کہ کس نیو ایئر کا کیس ہے, اور پھر کیس کو آگے ہم نے ریفر کہاں کرنا ہے, کیا ہم نے پولیس میں کرنا ہے, FIA میں کرنا ہے, یا ٹیمپریری شیلٹر ہمیں جانا ہے. اب CPA چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ بھی بن گیا ہے, وہاں پہ بھی ٹیمپریری شیلٹر بھی دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہاں پہ ان کو آبویسلی جب وہ بچہ وہاں پہ ٹیمپریری شیلٹر لیتا ہے تو وہاں پہ میک شور کیا جاتا ہے کہ بچے کو وہاں پہ تعلیم دی جائے, بنیادی تعلیم دی جائے, ٹیکنیکل اسسٹنس دی جائے, اور پھر بعد میں ری یونیفیکیشن کی جائے بچوں کے پیرنٹ کے ساتھ. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, لیکن ایز اے ہول, ایز اے سٹیزن, ایز اے پاکستانی ہم تو سب یہ اشتیاق گیلانی صاحب کے بہت ساری فیملیز جو ہیں جو غربت کا شکار ہیں, انہوں نے بچوں کو ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے. بچے پیدا ہی صرف یہ سوچ کر کیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بالکل جب 6-7 سال کا ہوگا تو اسے کسی نہ کسی بنگلے میں رکھوا دیں گے, کام پر رکھوا دیں گے, اور یہ انکم کا ایک ذریعہ بن جائے گا. تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے, بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. صرف دیکھ کر ہمیں خاموش نہیں ہو جانا, یہ ترس نہیں کھانا ہے اس بچے کے اوپر, یا والٹ سے کچھ پیسے نکال کر اس کو نہیں دے دینے, بلکہ رپورٹ کرنا ہے پولیس کو, FIA کو, یا جو بھی جہاں بھی ہم رپورٹ کر سکیں. ہمیں بتانا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو اسکول سے باہر ہم نے دیکھا اور یہ کام کر رہا ہے اس عمر میں, جس عمر میں اس کو کھیلنا چاہیے, اس کو اسکول میں ہونا چاہیے. تو انفرادی ذمہ داری ہمیں ادا کرنا ہوگی. سید اشتیاق گیلانی صاحب بہت شکریہ. آئی وش مزید آپ سے بات ہو پاتی, وقت میرے پاس کم ہے, اور وقت اس لیے بھی کم ہے کہ ہمیں میم آمنہ عثمان صاحبہ کی جانب جانا ہے. ماہر تعلیم ہیں اور تعلق رکھتی ہیں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے, بہت کامیابی سے اس کو رن بھی کر رہی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے, اور یہ تاثر کچھ غلط بھی نہیں ہے, کہ پرائیویٹ سکولز کی تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ عام جو بچہ ہے جس کے والدین اس کو پڑھانا افورڈ تو کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو پرائیویٹ سکول کے اندر پڑھانا افورڈ نہیں کرتے ہیں, اور کسی اچھے پرائیویٹ سکول میں پڑھانا تو بالکل بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے, کیوں اس چیز کو مشکل بنا دیا گیا ہے, یہ ہم جانیں گے جی میم آمنہ عثمان صاحبہ سے. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. السلام علیکم میم آمنہ صاحبہ. وعلیکم السلام آسمہ. بہت شکریہ میم, آپ وقت نکال رہی ہیں. میم کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, پلیز آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا. اچھا آمنہ عثمان صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کو 5 سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے, لیکن اس میں ہرڈلز کیا ہیں, اس میں پرابلمز کیا ہیں, اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ بڑی کامیابی سے ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں, پرائیویٹ یہ ادارہ ہے, پرائیویٹ یہ اسکول ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیوں اتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں؟ غربت کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ غربت کے علاوہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جنہوں نے ابھی تک بچوں کو اسکول سے بہت دور رکھا ہے, جس کے اندر بہت بڑی جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسکولز کا گھر سے فاصلہ, بچوں کی سیفٹی, ایک پرائیویٹ جو پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے تھی اس چیز کو سکسیس کرنے کے لیے, وہ ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے. پروفیشنل ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں, اسکولز ہیں وہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں, گو اسکولز ہیں, اور ایسے اسکولس ہیں جہاں کے اوپر آپ کو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ملتا. ان چیزوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے بچے بھی آنا نہیں چاہتے, پیرنٹس بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ پرائیویٹ اسکولس کی طرف پھر موو آؤٹ کرتے ہیں. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, سن نہیں پا رہے ہیں ہم آپ کو واضح طور پر. شاید آپ لاؤڈ اسپیکر پر ہیں, اگر آپ اس کو بند کر دیں تو شاید ہم آپ کو واضح طور پہ سن سکیں.
I'm really sorry नाजरीन, बड़ी कोशिश कीजिए, हमने आज 2 माहिरीन तालीम से हम बात कर सकें, मकसद हमारा इसमें यही था। मैम आमना साहबा बहुत शुक्रिया, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मकसद मेरा ये था आज के इस प्रोग्राम में कि हम दोनों जानिब का नुक्ता नज़र जो है वो हमारे सामने आए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स वाले कहते हैं कि जी हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं कि हम इसको ये जो हमारी फ़ी स्ट्रक्चर है इसको कम करें, इसको नीचे लेकर आएँ, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं या हमारे जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है, जो हमारी असातिज़ा की फ़ीसें हैं, सैलरीज़ हैं, और जिन बिल्डिंग्स के अंदर हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो इतना महंगा हमें पड़ जाता है कि हम इसको सस्ता नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं वो निसाब है। पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा कि दावा ये किया गया कि निसाब 1 कर दिया गया है, तमाम बच्चे वही बुक्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन यकीन करें मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चे बहुत मुख्तलिफ बुक्स पढ़ रहे हैं। जब मैं इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे कुछ और बुक्स पढ़ते दिखाई देते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारे यहाँ निसाब तालीम जो है वो भी एक नहीं है, मयार तालीम भी एक नहीं है, पढ़ाए जाने का जो मयार है, जो असातिज़ा का अगर कहा जाए कि जो अपना पढ़ाने का तरीक़ाकार है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चों पर असरअंदाज होती हैं। कहीं हमें दिखाई देता है कि जी बड़े शहरों में बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में स्कूल्स में जा रहे हैं, लेकिन वहीं हमें कच्ची आबादियों में और गरीब इलाकों में दिखाई देता है कि लोगों में अपने बच्चों को स्कूलों में डालने का जो रुझान है वो बहुत कम हो रहा है। एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ही गलत है, जो बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि जी आप अपने बच्चे को तालीम दिलवाएं ना दिलवाएं, उसको आप यूट्यूबर बना दीजिए, वीलॉगर बना दीजिए और उसको इंटरनेट के थोड़ी बहुत समझ बूझ दे दीजिए तो वो इतने पैसे कमा लेगा कि उसको तो तालीम हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, या उसको बिजनेसमैन बना दीजिए, अमेज़ॉन पर ले जाइए। ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है कि बच्चे जो हैं वो तालीम में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। गैजेट्स में लोग चाहते हैं कि अब उनके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और ये हमारी अपनी मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि इस तरह से बच्चों को स्कूलों से बाहर रखा जाए। एक और ज़्यादती जी हो रही है, मुसलसल हो रही है एक मुल्क के अंदर, और ये मुल्क है जी भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है और सच बोलने की, लिखने की आज़ादी जमहूरी ममालिक की पहचान होती है। लेकिन भारत की झूठी जमहूरियत का चेहरा एक बार फिर नाज़रीन दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने BBC की सच्चाई पर मबनी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। दी मोदी क्वेश्चन नामी ये एक दस्तावेजी सीरीज़ है। इसका पहला हिस्सा जिसमें 2002 में गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं। इन फसादात में आप जानते हैं कि 2000 से ज़ायद अफराद का कत्लेआम किया गया था और इनमें अक्सरियत किसकी थी? ज़ाहिर है मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत के खौफ का अंदाज़ा नाज़रीन अब आप इस बात से लगाएं कि न सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री की भारत के अंदर स्क्रीनिंग पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि भारतीय सोशल मीडिया से एक एक क्लिप इसका कि आलमी तंजीमें इस मुल्क को मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दे रही हैं। इस सारे मामले को दुनिया अपनी आंखों से होता देखती आई है, लेकिन अब जुल्म हद से बढ़ चुका है। क्या अब भी आलमी बरादरी चुप रहेगी या डॉक्यूमेंट्री के जरिए से? वो देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे जी, ब्रिगेडियर शाहिद जागीर साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे इसी मामले पर बात करेंगे। BBC की डॉक्यूमेंट्री ने भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा एक बार फिर झूठ साबित कर दिया। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्विस होने और हजारों मुसलमानों के कत्लेआम में प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों को हिंदू अक्सरियती इलाकों से निकालना था। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 में मोदी इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे, जब वहां हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात में इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई थी, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। नरेंद्र मोदी के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। गुजरात फसादात में मुलव्विस होने का केस कई साल अदालतों में चलता रहा। 2012 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नरेंद्र मोदी को बेकसूर करार दिया था, जबकि इस फैसले के खिलाफ होने वाली अपील को भी गुज़िश्ता साल खारिज कर दिया गया था। 2012 में इस केस से क्लियर होने के अगले साल ही
नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी में आने के बाद भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए 2019 में दूसरी बार इक्तिदार में आने में कामयाब हुए, जिसके बाद भारत में मुसलमानों की बाकायदा नस्ल कुशी का माहौल पैदा किया जाने लगा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 के खात्मे से लेकर शहरियत के नए कानून तक कई मुतनाज़ पॉलिसियां इख्तियार की गईं। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिनमें हिंदुओं ने मुसलमानों पर पुरतशद्दुद हमले किए। मोदी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़लियतों के खिलाफ भी यही रवैया रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अल जज़ीरा, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रीडम हाउस और अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी बारहा भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे चुकी हैं। इस वक्त भारतीय हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर है। अदालतें हुकूमत की इमाम पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले सुना रही हैं। रिपोर्ट आपने देखी। कोशिश करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब से बात कर सकें। जी, हम दिफाई तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। शाहिद साहब, ये कोई पहली बार नहीं है कि गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दिया गया है मोदी को। उन पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी थी और अभी हम देख रहे हैं कि खुद साबिक बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा जो हैं इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम बातों की तस्दीक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि अभी ये जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई है इसके बाद एटलीस्ट, और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर हमें मोदी के इस कारनामे के हवाले से, काले कारनामों के हवाले से बात होती दिखाई देती है, अब उनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाएगा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द कमेंट्स। देखें, आप को ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ किसी किस्म के हालात ख़राब किए जाए। उसकी वजह ये है नंबर एक कि चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जिसमें इंडिया जो है लीडिंग प्लेयर है। दूसरा, पाकिस्तान पे प्रेशर रखना चाहते हैं। तीसरा जो है वो इंडिया दुनिया का एक तीसरा या चौथा इकोनॉमिक जायंट बनने का ख्वाब है। और पांचवा जो ये है कि G20 की मीटिंग जो हो रही है उससे ये साबित होता है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो इंडिया को वो खड़ा करना चाहते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में ये वीडियो का आना जो है ये एक बहुत मतलब है कि दुनिया की आंखें खोलने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपने देखा कि इसके साथ साथ इंडियन जो जुडिशरी है जिसको कि वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि बड़ी वो इम्पार्शियल है, उसने भी जो है वो इस पे स्पेशल पावर्स अलाउ कर दी हैं, जिस मीडिया की आज़ादी पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो एक तरफ तो इंडिया जो है वो जमहूरियत की बात करता है और दूसरी तरफ ये हालात इसके आ। सेकेंड थिंग इज के मोदी जो है इसकी जो मैसेकर था गुजरात का उसमें तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी देखी है और यूनाइटेड नेशन ने भी देखी है और इसमें कोई अभी शक नहीं रह गया। आप देखते हैं कि एक तरफ जो है रशियन के अगेंस्ट जो है यूक्रेन पे जब उसने हमला किया तो पूरा यूरोप और अमेरिका इकट्ठा हो गया और अभी कल की ये खबर है कि जी वो उनको लेपर्ड टैंक जो कि जर्मन है वो देने के लिए जर्मनी को प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ हमारी तरफ आप देखें
कि कश्मीर में आर्टिकल भी उन्होंने एप्रोप्रिएट कर दिए और उनके ह्यूमन राइट्स भी कोई नहीं है। मोर देन 2 years हो गए हैं कि वो जेल लाइक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं बात नहीं हो पा रही अंडर मोदी गवर्नमेंट, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देखता। और ये सिर्फ ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इसका ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसमें के एक इन्होंने सर्बियन को ट्राई किया था फॉर ह्यूमन राइट मैसेकर एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो इसी तरह इस कोर्ट में ये जाना चाहिए और जो है इससे इंसाफ दुनिया से मांगना चाहिए कि G20 का इजलास होने जा रहा है इंडिया के अंदर। इतनी बड़ी ये चीज सामने आई है, जिस तरह से इसको रोकने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से, उनके हरकारों की जानिब से, आरएसएस के गुंडों की जानिब से, जिस तरह से वीडियो शेयर करने वालों को धमकियां दी जा रही हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, आपको लगता है कि इस सब से बैनुल-अक़वामी सतह पर चलें और कुछ नहीं हो रहा? जो मोदी के हवाले से राय है, जो भारत के हवाले से राय है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें तब्दील होती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये जो आरएसएस का एजेंडा है, मैं अक्सर अपने शोज में ये बताता हूं कि ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि टाइम बॉम्ब है, जो कि क्लिक करना शुरू कर दिया और ये पूरे साउथ एशिया को जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख देगा। दुनिया को इसकी तरफ देखना चाहिए कि मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं वो क्यों मुसलमानों पे और बाकी अक़लियतों पे जो कि अपनी मजहबी आज़ादी जो है वो अपनाना चाहते हैं, और इंडिया अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है कि जी, जिसका मतलब ये है, सेकुलर का मतलब अंग्रेजी में ये है कि जी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। दुनिया में एक ही हिंदू मुल्क है, वो है नेपाल, लेकिन आप देखें कि नेपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको नजर आती, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। व्हाई इट इज इन इंडिया? बिकॉज इसका जो है वो मिलिटेंट पॉलिटिकल जो है वो नेक्सस है, और मोदी इस साहब इससे पूरा फायदा उठा रहे हैं और वो अपने आप को ये दिखा रहे, दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जी वो जो है बहुत जमहूरी हैं, ह्यूमन राइट्स के कोई वायलेट नहीं किया। तो ये चीजें जो हैं ये कल को जाके ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये एक मसला बनेगी और हमें बनेगी। लेकिन दुनिया को सर अपने सिफारती ताल्लुकात की पड़ी है ना, क्योंकि ये बात सामने आई है कि जब ये सारा मामला 2002 में रिपोर्ट हुआ था, बरतानवी हुकूमत ने इस पर रिपोर्ट तैयार की थी, तब भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ नहीं पा रहा था बरतानिया अपने कुछ मफादात को लेकर। तो अभी तो ज़ाहिर है जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया की बड़ी मंडी है भारत बहुत सारे ममालिक के लिए, तो किस तरह से उससे ताल्लुकात जो हैं सिफारती ख़त्म किए जा सकते हैं, यही एक बड़ी वजह है। लेट्स सी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर शाहिद जागीर साहब। नाज़रीन, मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है भारत के अंदर, इसको हर जगह से मिटाने की, हटाने की कोशिश की जा रही है, इसका जो दूसरा हिस्सा है ना वो आज किसी भी वक्त जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत के लिए ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 370 जब ख़त्म किया गया था, उससे लेकर जो शरीयत के नए कवानीन वहाँ मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। और जो दीगर मुतनाज़ पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के हवाले से और जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के साथ भारत करता चला आया है, कश्मीरियों के साथ करता चला आया है, वो इस दूसरे पार्ट के अंदर मौजूद होंगी। लेट्स सी कि उसके बाद मोदी सरकार तो ज़ाहिर इसी तरह के उच्चैत कंडे कर रही होगी, दुनिया क्या करती है ख़ास तौर पर कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल जी, जब हम सिफारती ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक भारत से अपने सिफारती ताल्लुकात की वजह से इन सारे मसाइल पर खामोश रहते हैं, जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है या जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि हमारी जो खारिजा पॉलिसी है उसको किसी तौर ऐसा बनाया जा सके कि पाकिस्तान के लिए इसके ज़रिए कामयाबियाँ समेटी जा सकें, और ये कामयाबियाँ समेटी जा भी रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो दुनिया के 7 बेहतरीन सिफारती
सफारती और माशी ताल्लुकात बनाने के लिए दिन रात हमें मेहनत करते दिखाई देते हैं। ताशकंद में होने वाली इक्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में भी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की है। कुछ मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के आज़म को उन्होंने दोहराया है। बिलावल भुट्टो ने इस इजलास में क्या कहा, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखानी। ये जो मनाजिर भी हम आपको सैलाब के दिखा रहे थे, इसलिए दिखाए थे कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने इस सारे मौके पर जो पाकिस्तान में इतनी तबाही हुई है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जो सैलाब आया है उसकी तबाहकारियों पर बात की है, पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है, ये बात की है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा कौंसिल से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए और मईशत को $3 अरब का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर में कार्बन के इस्तेमाल में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। सैलाब मुतासिरीन और मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा कौंसिल इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चाउश ओलो के दरमियान मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर के अलावा आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी मुलाकात हुई। वज़राए ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम आलमी हो इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद।